नमस्कार, मैं रुपेश मारा फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जो बच्चे सीजीपीएससी और सीजी फर्स्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आयनिक साम्य के विषय पे, आयनिक इक्विलिब्रियम के विषय में। अगर एग्जाम में इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो विश्वास मानिए आपका सारे के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आज मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और डेफिनेटली आपको समझ भी आएगा। और क्योंकि बेसिक से लेके चलेंगे हम लोग और जिस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और डेफिनेटली उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आयनिक साम्य के विषय पे। तो आयनिक साम्य हम पढ़ते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम के विषय में जानने से पहले कुछ टर्म को समझना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य क्या होता है? वह पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था पे हो या उसका जलीय विलयन हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। विद्युत अपघट्य को लेकर ही हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को ही लेकर थोड़ा सा हम आगे करते हैं। तो जो विद्युत अपघट्य है और उनके विलयनों के गुणों की व्याख्या स्वीडिश एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने अपने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, सिद्धांत दिया जो विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत कहलाया। तो उसको आप समझने की आप यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो विद्युत अपघट्य का वियोजन है, द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन है, उसको हम समझते हैं क्या है, किस तरीके से। जब भी किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन में या किसी ध्रुवीय विलायक में मिलाया जाता है तो वह आयनों में, तो वो दो आवेशित कणों में, आयनों में या दो आवेशित कणों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। जो विभक्त हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं या वियोजन कहते हैं। समझ गए कि जब भी किसी विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन में या किसी ध्रुवीय विलायक में मिलाया जाता है तो दो आवेशित कणों में वह विभक्त हो जाते हैं। जो धनावेशित कण होता है उसको कैटायन कहते हैं, जो ऋणावेशित कण होता है उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं या वियोजन कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरी बात, इसके कुछ अवधारणाओं को समझने के आप प्रयास करते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उपस्थित धनायनों की संख्या धनायनों के ऋण आयनों की संख्या के बराबर होती है। और हमेशा याद रखिए, विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन बनाते हैं वो हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, और समझ लीजिए, इस चीज़ को थोड़ा समझने करेंगे। किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आयन जो होते हैं वो विपरीत आयनों की ओर आकर्षित होते हैं, विपरीत आयनों की ओर आकर्षित होते हैं और उदासीन अणु बनाते हैं, उदासीन अणु बनाते हैं। ये आयनन की, जो आयनन टूटना, आयनन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, याद रखिएगा। आयनन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आयनन एक क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो उदासीन अणु बना, दोनों दिशाओं में होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में होती है। तो याद रखिए कि जो अवियोजित अणु होते हैं और आयन के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, यानी इसमें जो अवियोजित अणु होते हैं और आयन के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक साम्य कहते हैं। आयनिक साम्य कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे आयनिक साम्य कहते हैं। और आयनिक साम्य की अभिक्रिया कैसी है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में होती है। यहाँ तक का क्लियर हो गया? इसके बाद हम आगे समझते हैं और इसको और अच्छे समझने के प्रयास करेंगे कि हमेशा देखिए, जैसे कि जब किसी विद्युत अपघट्य का जब विद्युत अपघटन करते हैं, आप प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये जो धनायन है हमेशा किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? कैथोड की ओर, कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, है ना, की ओर अट्रैक्ट होंगे या गमन करेंगे। और जो ऋण आयन होता है वह एनोड की ओर गमन करता है, एनोड की ओर गमन करता है। क्लियर? यहाँ पे एनोड की ओर गमन करता है। जैसे अब इसका मान लीजिए NaCl का विलयन लेते हैं, NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं। NaCl का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं प्लस और माइनस Cl, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl का सॉल्यूशन होता है, तो एनोड की ओर क्लोरीन क्या करता है? प्रवाहित होता है और कैथोड की ओर सोडियम प्रवाहित होता है। ठीक है,
तो याद रखिए, जब विद्युत धारा किसी विद्युत अपघटन में हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते तो याद रखिए कि इससे आयनन नहीं होता। आयनन नहीं, कभी भी किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें आयनन नहीं होता, अपितु क्या होता है, जो मुक्त आयन को ये दिशा प्रदान करने का काम करता है। मतलब एनोड की ओर क्लोरीन प्रवाहित होगा और कैथोड की ओर सोडियम प्रवाहित होगा। ठीक है, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश, यही कहता है, यही विद्युत अपघटन के आयन का सिद्धांत है, अवधारणा है, इसके विषय पे आपने पढ़ा। चलिए इसकी कुछ और मान्यता है और देखते हैं कि वियोजन की मात्रा हमेशा देखिए, वियोजन की मात्रा वियोजित अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या कितनी है, ये है, और कुल अणुओं की संख्या कितनी है, इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दर्शाते हैं, आयन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, इस तरीके से कुल वियोजित अणुओं की संख्या और टोटल अणुओं की संख्या। ठीक है, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे प्रबल विद्युत अपघटन। याद रखिएगा, प्रबल विद्युत अपघटन में अल्फा का मान एक होता है। प्रबल विद्युत अपघटन में अल्फा का मान 1 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। और दुर्बल विद्युत अपघटन में वियोजन की मात्रा क्या होगा, 1 से काफी कम होता है। ठीक है, जो वियोजन की मात्रा होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसे, विलयन की सांद्रता के। ठीक है, किसी भी विलायक का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा, उसके आयनीकरण की क्षमता उतनी अधिक होगी। इसलिए पानी एक प्रबल विलायक है। ठीक है, क्योंकि उसका परावैद्युतांक का मान उच्च होता है, इसलिए उसके आयनीकरण की क्षमता भी क्या होती है, उच्च होती है। किसी भी विलयन में विद्युत अपघटन में आयन की मात्रा अल्फा ताप बढ़ाने से बढ़ता है, यानी आयनन क्या होता है, जैसे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयनन की मात्रा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे अब विद्युत अपघट्य के विषय पे, कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या महत्व है। तो देखते हैं विद्युत अपघट्य, जैसे मैं बता चुका हूं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था पे या उसके जलीय विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसे को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, देखो प्रबल विद्युत अपघट्य एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के विषय पे अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वे विद्युत अपघट्य जिनके जलीय विलयन में वो अत्यधिक मात्रा में आयनित होते हैं, या वे विद्युत अपघट्य जो सभी सांद्रताओं पे आयनित हो जाते हैं, सभी सांद्रताओं से पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, यानी 100% उनका आयनन हो जाता है। ठीक है, आयनों में वो टूट जाते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो एसिड में देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहले प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ते हैं, फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में जैसे कि ये HCl, ठीक है, HNO3 अम्ल है, ये सारे H2SO4, ये सारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। क्यों प्रबल, इनका आयनन जल में 100% हो जाता है। थोड़ा सा समझ लेंगे, जैसे कि HCl को अगर पानी पे आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपको, इस तरीके से इसका 100% आयनन हो जाता है, ये CH3O+। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपका Cl, ठीक है, इसका 100% आयनन होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझ आए। जैसे HNO3 को भी ले लीजिए, इसका भी 100% आयनन हो जाता है। इसलिए सारे के सारे ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, H3O+ NO3-। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछता है, इसमें आयनन या वियोजन का मान कितना होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य में 1 होता है। तो जिनका भी 1 होगा वो सब क्या होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। चाहे एक क्या ले लीजिए, NOH ले लीजिए, पानी पे घुल जाता है। ठीक है, तो HCl ले लीजिए अम्ल, HNO3, H2SO4, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, फिर सॉल्ट में ले लीजिए। अब सॉल्ट कैसे होगा, इन दोनों से बना हुआ, जैसे कि Na, यहाँ पे देखिए Na और यहाँ पे Cl है, तो NaCl। ठीक है, सोडियम सल्फेट, इस तरीके से KCl, ये सब क्या है आपके पास, एसिड प्रबल, ये प्रबल एसिड है, प्रबल क्षार है और प्रबल लवण है। ठीक है, दुर्बल, अब देख लीजिए दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के विषय पे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं।
जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, पहले इसको समझ लेते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे अपघट्य होते हैं जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से, पूर्णतः इनका आयनन नहीं होता है, आंशिक रूप से इनका आयनन होता है। ठीक है, पूर्णतः आयनन नहीं होता, इसलिए इनका मान अल्फा से काफी, अल्फा का मान 1 से काफी कम होता है, लेस देन होता है। ठीक है, ये पहली शर्त है। ठीक है, और इनका आयनन जलीय विलयन में बहुत कम होता है, आंशिक रूप से होता है, इसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हम लोग ले लिए एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है लवण में, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसको देख लेना है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य समझ आया जिनका जल में आंशिक रूप से आयनन होता है, जिनका आयनन कम होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ पे दुर्बल लिख लीजिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसका अल्फा का मान 1 से काफी कम होता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड को जब जलीय विलयन बनाते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखो इसको इस तरीके से डबल दिशा पे एरो से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, इस डबल दिशा पे इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, हाइड्रोनियम नंबर, और इस तरीके से, लेकिन इनका आयनन क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए यह दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसको आप डबल एरो से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से समझ आएगा आपको प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। उसी विषय में दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन, इसको समझेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन के बारे पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम क्या है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया है, जो हम लोग बिल्कुल एकदम, आप इस चीज को बहुत अच्छा समझेंगे कि ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम किसके लिए लागू होता है, क्या उसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन क्या है, इसके महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा अपने को। तो नेक्स्ट है कि आप प्रबल विद्युत अपघट्य को समझ चुके हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य को समझ चुके हैं। थोड़ा आयनन भी, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन आंशिक रूप से होता है, उसको भी आप थोड़ा मोटा मोटी आप जान चुके हैं। तो हम थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन क्या होता है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए दिया गया है, वो किस तरीके से लागू किया, और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे ना, तो ये काफी एग्जाम में पूछता है, ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम भी पूछता है। बिल्कुल आप जानेंगे किस तरीके से उसने क्या किया, किस तरीके से अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया। हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन बहुत ही कम होता है, आंशिक रूप से होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसका जलीय विलयन बनाया जाता है, तो आंशिक रूप से यह आयनों में आयनित होते हैं। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड ने बताया कि जो अनायनित अणु होते हैं, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनायनित अणु होते हैं और आयनित अणु होते हैं, इनके मध्य एक साम्य स्थापित होता है, एक साम्य स्थापित होता है। इस साम्य स्थापित होता है, जिस पे हम द्रव्य अनुपात के क्रिया नियम लगा सकते हैं। कौन सा नियम, द्रव्य अनुपात का क्रिया नियम लगा सकते हैं, द लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम लगा सकते हैं। इसी का अनुप्रयोग कर इसी का द्रव्य अनुपात के नियम, क्रिया नियम का अनुप्रयोग कर उसने, ओस्टवाल्ड ने दुर्बल विद्युत अपघट्य के तनुता का नियम दिया। मेरी बात को अगर समझ नहीं पाया, ओस्टवाल्ड ने दिखाया कि, उन्होंने बताया कि आपको पता है कि विद्युत अपघट्य का क्या होता है, आयनन आंशिक रूप से होता है। उन्होंने बताया कि जो आयनित अणु और अनायनित अणु और आयनित अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, जिस पर हम द्रव्य अनुपात की क्रिया नियम लगा सकते हैं, द लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम लगा सकते हैं, उन्होंने 1888 में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य पे द्रव्य अनुपात के क्रिया नियम का अनुप्रयोग कर एक नियम दिया, जिसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। वाल्ड के तनुता का नियम। अब ये क्या नियम है, इसके विषय में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे हम और चल लेते हैं। अब समझ आया ना ओस्टवाल्ड ने क्या किया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, द्रव्य अनुपात का क्रिया नियम। अब यहां पे अपन द्रव्य अनुपात के क्रिया नियम लगाते हैं, तो होता क्या है कि आपको पता है
कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस पे यहाँ पे देखो वियोजित अणु कितना हो गया है H3O, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया CH3, अभिकारक क्या हो गया यहाँ पे H2O और CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H2, ठीक है, CH3O CH3, ठीक है। इसको एक स्थिरांक के, ठीक, एक कांस्टेंट ले लेते हैं और ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको बोलते हैं साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? साम्य या वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, वियोजन स्थिरांक भी कहते हैं। अगर मेरी बात यहां तक समझ आई तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ओस्टवाल के एक फॉर्मूला। ये क्या है कि एक साम्य स्थिरांक है या वियोजन स्थिरांक है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, पता है आपको यहां तक। अब यहाँ पे ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम को समझेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ओस्टवाल्ड ने तनुता का नियम दिया क्यों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम है, क्या है नियम कहता है, उसके विषय पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा तनुता v, तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे अल्फा वियोजन की मात्रा है, के साम्य स्थिरांक है, v क्या है? आयतन है। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए। जो सांद्रता होती है, मोलर सांद्रता, मोल पर लीटर, ठीक, एक मोल एक लीटर मिला है तो C होता है। तो ये थोड़ा जान के रखिए, बेसिक नॉलेज आपका। तो आप देखिए ओस्टवाल्ड ने क्या किया, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयनन बहुत कम होता है और जो साम्य पे जो साम्य स्थापित होता है आयनित और अनायनित आयनों के मध्य, उसमें द्रव्य अनुपात की क्रिया के नियमों का अनुप्रयोग करते हुए उसने अपना एक नियम दिया, जिसे हम ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम जानते हैं और पढ़ भी चुके। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, या एक और देता है, और एक इस तरीके से कि वियोजन की जो मात्रा है मोलर सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, C रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती, मोलर सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दो नियम हम बोल सकते हैं तनुता का। तो इसको समझने की प्रयास करते हैं। पहले क्या होता है कि आपको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन बहुत कम होता है। अगर इस तरीके से देखें प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ बेसिक जान लीजिए, ये मान लीजिए 1 मोल है, ठीक है। प्रारंभ में क्या होगा? 0 होगा। वियोजित हो जाते हैं, साम्य अवस्था वियोजित हो जाते हैं तो इसमें अल्फा अणु निकल जाते हैं। तो ये अल्फा और ये C अल्फा, इसको अगर आयतन से भाग देंगे तो सांद्रता निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/v का वैल्यू कितना? C होता है, तो इसकी सांद्रता कैसे? इस तरीके से, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगा? C अल्फा, और इसका भी क्या हो जाएगा? C अल्फा, ठीक है। यहाँ पे अब द्रव्य अनुपात के क्रिया नियम लगाते हैं। यहाँ पे K का मान यहाँ पे रखते हैं, तो जो आयनित अणु है और यहाँ पे पूरा इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मान कितना होगा? C अल्फा, इसका C अल्फा, यहाँ पे C1 माइनस अल्फा, C से C कट गया, ये अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। आपको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयनन होता है बहुत ही कम होता है, तो इसको नगण्य मान ले, एक को नगण्य मान ले सकते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं आप 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। नगण्य मानते तो हो क्या जाएगा अपने पास? यहाँ पे ये भी K चल रहा है, नगण्य कर लेते हैं तो K इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? अल्फा C, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या? K/C, और
आपको पता है कि 1/c, तो 1/c का मतलब ये तो k इक्वल टू क्या था v, यहाँ पे r। तो यही बोलता है वियोजन की मात्रा, जो दुर्बल अपघट्य में वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसने ओस्टवाल्ड के यही तनुता का नियम है। अब ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनिक साम्य पर लागू होता है, क्योंकि इनका आयनन आंशिक रूप से होता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यह नियम लागू नहीं होता है, इस बात का हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, जिस प्रकार से हमने विद्युत अपघट्य के विषय में पढ़ा, आर्नियस का सिद्धांत देखा, ओस्टवाल्ड के तनुता का सिद्धांत देखा, उसी के संबंधित हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़े में है ना, वियोजन की मात्रा आयनन की मात्रा K/C होता है। एक साम्य स्थिरांक है, अम्ल के लिए K होता है और क्षार के लिए K भी होता है। इस तरीके से आप जानते हैं, पूरे फॉर्मूला का मैं उसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। चलिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। जैसे कि एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल जिसकी मोरलता 0.1 m सांद्रता पर 4% आयनित होते, तो आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला अपन थोड़ा समझते हैं कि दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल, इसका आयनन किस तरीके से, जल में इसका आयनन किस तरीके से होता है, इस तरीके से अगर करेंगे तो ये क्या होगा, Ha+ और A- देता है। ठीक है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रारंभ में वो एक रहता है, इस तरीके से आप पढ़ चुके हैं। तो 1 - t समय के पश्चात ये कितने, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। ठीक है, इसको आयतन से भाग दे दोगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, C∝, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक। ये भी क्या हो जाएगा, C∝, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, C∝। तो ठीक है, आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पता है इस कैसे होता है, यहाँ पे वियोजित अणु, वियोजित आयन कितना है, माइनस। ठीक है, और कुल आयन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, मान निकाल लेते हैं, केवल पुट अप करना है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो C कितना है अपने पास, A कितना है, इसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो C कितना है, C कैसे देखो, C कितना है यहाँ पे बताओ, मोलर सांद्रता। ठीक है, 0.1। ठीक है, M का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना है, 4% है। 4/4/100 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, केवल मान रखना है। यहाँ पे C का मान कितना हो गया, 0.1। यहाँ पे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा का मान कितना है, 4 10⁻⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन 4/100 या 400, तो ये कितना होगा, 96। ठीक है, 96 आएगा अपॉन 100 × 0.0, यानी 96 × 10⁻³ क्लियर। यहाँ पे C∝ का मान यहाँ पे लिखा है, C का मान कितना है, 0.1। अल्फ़ा का मान कितना है अपने पास, 4.10⁻², यानी कितना होगा, 4 × 10⁻³ सेम टू सेम इसका भी मान होगा, 4 × 10⁻³ इसका मान रख लेंगे। जब इसका मान रखोगे आप यहाँ पे, H का मान कितना है अपने पास, 4 × 10⁻³ ठीक है, इंटू इसका मैं 4 × 10⁻³ टोटल कितना हो गया, 96 × 10⁻³ जब इसको सॉल्व करोगे आप समीकरण से, तो आपका आंसर कितना जाएगा, साम्य स्थिरांक का मान कितना जाएगा, 1.6 10⁻⁻⁴। बहुत ईजी है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 20 सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 नॉर्मलता का विलयन में फॉर्मिक अम्ल का वियोजन
4.5% होता है तो इसके आयनन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम से अब क्या है, आयनन स्थिरांक की गणना करना। तो तनुता का नियम, ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी इंटू इस साम्य स्थिरांक, ठीक है। इस पे हम लोग को के की गणना करना है, ठीक है, साम्य स्थिरांक की गणना करना है। तो अपने को क्या चाहिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आयनन चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान निकालो। अल्फा का मान कितना है 4.5 बटे 100, ठीक है। यहाँ पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा का मान अगर इस तरीके से अपन लिखे तो 45 3 1 2, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं 1 माइनस अल्फा का मान निकालना। 1 माइनस अल्फा का मान, अल्फा का इतना हो गया, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 0.045। अब जब इसको घटाएंगे आप 1 माइनस अल्फा का मान, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, अगर घटाते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कितने में लगा सकते हैं, तो 0.45, ठीक है, 0। देखिए सर 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहाँ पे कितना 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये किसका वैल्यू हो गया 1 माइनस अल्फा का, ये किसका हो गया 1 माइनस अल्फा का, और अल्फा का वैल्यू कितना होगा 0.45, ठीक है। यहाँ पे अब किसका मान चाहिए अपने को, आयतन V चाहिए, आयतन निकालना है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मलता, ये नॉर्मलता दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ आपको 0.1 नॉर्मलता का वैल्यू, ठीक है। तो 0.1 कितना 1 लीटर में उपस्थित है, ठीक है। तो 1/10, तो आयतन कितना आ गया 10, V का मान कितना हो गया 10। बस आपको यहाँ पे क्या करना, पुटअप करना है। अब सारे मान आपको निकल गए, K का मान निकालना है। तो K के मान के लिए अल्फा स्क्वायर यानी कितना हो गया अपने पास 0.045 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस अल्फा का मान, 1 माइनस अल्फा का मान कितना हो गया अपने पास 0.9, देखिए 955, ठीक है। और यहाँ पे आयतन कितना हो गया 10। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.1 × 10⁻⁴, ये साम्य स्थिरांक का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप इसको बना लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बना के दिखाइएगा और कमेंट पे आप बिल्कुल अपना आंसर दीजिए, सही या गलत मैं आपको बताऊंगा। ये आप चलिए तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बनाना है, बिल्कुल बाहर से क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने बताया उसी फॉर्मूले से बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से बन भी जाएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का और कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए, सही या गलत होगा मैं बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 298 केल्विन ताप पर 0.1 मोलरता का एसिड विलयन का आयनन 1.33% होता है, तो आयनन स्थिरांक का मान है, आयनन स्थिरांक की गणना करना है। आयनन स्थिरांक के लिए आपको क्या चाहिए, क्या दिया हुआ, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूर साम्य का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा जो अम्ल क्षार सिद्धांत के ऊपर है, पीएच स्केल के ऊपर है। बहुत विस्तृत वीडियो रहेगा और बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, जिस तरीके से मैंने आयनिक साम्य को समझाया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिल्कुल आप अपना सुझाव देते रहिए, ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों की अच्छी तैयारी करा पाऊँ। जो फॉरेस्ट सर्विस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही है या किसी विषय पे अगर बनाना है वीडियो, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।